हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री इनसाइडर। मैं हूं शकील आलम और एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं थर्मोकेमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उनके डिस्कशन के साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये तमाम एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम का कंडेंस होना। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है, इसमें मॉलिक्यूल जो है वो जब दूर होंगे और एक दूसरे के पास आएंगे तो इसके नतीजे में उनकी एनर्जी में कमी आएगी, एनर्जी जो है वो इसमें से रिमूव होगी और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें वाटर जो है वो हाइड्रोलाइज होगा और हमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जो फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे किस चीज़ में, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो क्योंकि इस प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। जबकि फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इसमें भी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम इंथाल्पी चेंज जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की डिटरमिन करेंगे। तो इसमें से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो हमें दुरुस्त जो है वो यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें पहला है नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन, कि कौन सी स्टेजेस जो है वो इन्वॉल्व है। तो इंथाल्पी रिएक्शन का इसमें स्टेजेस से ताल्लुक नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी इससे भी ताल्लुक नहीं है। बेसिकली इंथाल्पी चेंज जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन जो है ये हमेशा इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही वजह है कि इंथाल्पी चेंज की स्टडी करना जो है ये चार्ली राइट ऑप्शन के साथ हमारे पास आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है ये करेक्टली डिफाइन करती है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, इसमें अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देखें तो हमारे पास अल्फा जो है वो राइट ऑप्शन होगा, जिसमें कार्बन सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट करेगा हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो हमें मिलेगी। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा जिसमें हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो मिल जाएगी। इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन जो है ये एटॉमिक फॉर्म में है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो स्टेट है ऑक्सीजन की वो मॉलिक्यूलर गैसियस स्टेट होगी। तो राइट ऑप्शन अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी को डिटरमिन करने के लिए यूज हो सकता है। तो अल्फा राइट ऑप्शन होगा। CF4 जो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड एक सॉलिड कंपाउंड है हमारे पास, और जब ये ब्रेक होगा इसमें मौजूद जब सारे कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड्स टूटेंगे तो हमारे एटम्स जो है ये अलहदा हो जाएंगे, एटमाइज हो जाएंगे, ये चारों बॉन्ड टूट जाएंगे। कार्बन हमें गैसीय स्टेट में मिल जाएगा और फ्लोरीन भी हमें 4 फ्लोरीन एटम्स जो है ये गैसीय स्टेट में मिल जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें 2 मोल ऑफ वाटर मिलता है, और इसमें कितनी इंथाल्पी चेंज, द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें मिलती है -114 किलो जूल। तो अब अगर हमें बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन करवाएं तो इसमें भी हमें 2 मोल ऑफ वाटर जो है वो मिल रहा है। तो इस प्रोसेस में कितने किलो जूल पर मोल इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें मिलेगी। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा अल्फा -57। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल जो है वो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, और ये 2 मोल ऑफ वाटर कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, -114। क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस हैं, लेकिन हमें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है किलो जूल पर मोल में, तो हमारे पास फिर 1 मोल के लिए ये इंथाल्पी कितनी आ जाएगी, -57। याद रखिएगा, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा H और OH आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, H2O, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इसकी वैल्यू -57 किलो जूल पर मोल होती है। मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती 1 मोल के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, जब वाटर फ्रीज होता है तो 6 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट इंथाल्पी जो है ये इवॉल्व होती है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पे उसकी जो है वो इंथाल्पी जो है वो बताई गई है। तो बताइए कि
0 डिग्री सेल्सियस पे अगर 54 ग्राम ऑफ वाटर को हम फ्रीज करें तो उसमें इंट्रोपी चेंज कितनी आएगी। तो इंट्रोपी चेंज निकालने के लिए हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, टेम्परेचर और इंट्रोपी चेंज। तो यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि वाटर की जो है वो जब फ्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है वाटर और लिक्विड का, तो गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाएगी। इंथैल्पी चेंज की अगर बात करें तो हीट इवॉल्व हो रही है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -6। क्योंकि हमें ऑप्शंस में जूल पर केल्विन पूछा गया है तो हम इस किलो को कन्वर्ट कर देंगे 6 इंटू 10⁻3। अब ये किलो वाला फैक्टर इसमें से रिमूव हो गया, माइनस टेम्परेचर यहाँ पे कितना दिया गया है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस है उसको मैंने केल्विन में लिख दिया। और यहाँ पे जो मुझे चीज़ फाइंड करनी है डेल्टा एस, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 6/10⁻3, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा ओवर -273। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 22 माइनस में जूल पर मोल, बल्कि इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 22 जूल। अब क्योंकि मुझे वाटर कितनी मिकदार में दिया गया है 54 ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, फिर 3 मोल्स होंगे। अगर मैं 3 मोल्स के लिए इसको सॉल्व करूंगा तो 1 मोल के लिए 22 जूल पर मोल इसका ये यूनिट आएगा इसके साथ, और 3 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना हो जाएगा -66 जूल पर मोल। तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्फा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब गिवन रिएक्शन में हीट चेंज अगर आ रही है कांस्टेंट प्रेशर QP पे और कांस्टेंट वॉल्यूम QV पे, तो इनको कैसे रिलेट करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। QP इज ग्रेटर देन QV, तो इसकी वजह अगर हम देखें तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। तो देखें डेल्टा H अगर कांस्टेंट प्रेशर पे निकालें तो QP, डेल्टा अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालें तो QV प्लस वर्क। तो इसका मतलब ये है कि QP बड़ा है QV से, क्योंकि जब तक हम उसमें वर्क ऐड नहीं करेंगे QV में तो ये बराबर नहीं आएगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, QP इज ग्रेटर देन QV। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनल एनर्जी चेंज जो है ये किस चीज पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी जो चेंज है डेल्टा E ये बराबर होती है QV के। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इसको स्टडी करते हैं तो वॉल्यूम इस पे डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि कांस्टेंट है। प्रेशर इस पे भी डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि प्रेशर वेरी ही कर सकते हैं, अदरवाइज तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो फिर किस चीज पे ये डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो तरह की जो है वो क्वांटिटीज होती हैं सिस्टम की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, ये सिस्टम के अंदर मौजूद चीजों की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट, ये वर्ड जो है एक दूसरे से मैच होते हैं। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिपेंडेंट होगी, तो इंथैल्पी और टेम्परेचर। ये इंथैल्पी यहाँ पे जो है वो डिपेंड करेगी, इंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों डिपेंड करेंगी, ये दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, अब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है बट वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो इन तीनों केसेस में इंथैल्पी और वॉल्यूम ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती हैं, सिस्टम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इनमें से फिर कोई भी हमारी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। राइट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो ट्रू है, तो चार्ली जो है वो ट्रू रिलेशन है। कैलोरी सबसे बड़ा होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल के, तो ये बड़ा हो गया। और एक जूल जो है ये बड़ा होता है 10⁻7 अर्ज के, तो ये इससे भी बड़ा हो गया। अगर मैं कैलोरी को रिलेट करूं अर्ज के साथ तो एक कैलोरी फिर बराबर हो जाएगी कितने के, 4.18 इंटू 10⁻7 अर्ज के। तो यूं मेरे पास जो रिलेशन बनेगा वो चार्ली होगा, कैलोरी ग्रेटर देन जूल ग्रेटर देन अर्ज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन रखा जाए तो क्या होगा, रूम जो है वो हीट हो जाएगा। फर्ज कीजिए ये एक रूम है, क्लोज्ड है, इसमें हमने रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और रेफ्रिजरेटर का डोर जो है ये हमने क्या किया हुआ है, ये ओपन छोड़ा हुआ है। अगर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन है तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, जो इसमें मौजूद चीजें पड़ी हैं उनमें से हीट इकट्ठी करेगा और जब उसको बाहर निकालेगा तो वो मैकेनिकल वर्क करेगा उसको बाहर निकालने में, और उस मैकेनिकल वर्क में हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो यूं
इस कमरे का जो टेम्परेचर है उसमें आहिस्ता आहिस्ता एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ऐड हो दी जाएगी और यूं कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़ी दफ़ा ये एग्जाम में आ चुका है। 2022 में अभी जो फीमेल्स का जो पीपीएससी का टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन सा है जो जीरो होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज जीरो होती है? बहुत ही इजी सवाल है। प्रेशर चेंज कब जीरो होती है? जब आइसोबारिक प्रोसेस होता है। टेम्परेचर चेंज कब जीरो होती है? जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो यहां पे हमारे पास आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक के केस में डीवी जो है वो क्या होगा? जीरो होगा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो अगर रिएक्शन हो रहा है अमोनिया की सिंथेसिस का, 2 मोल ऑफ अमोनिया सिंथेसाइज हो रही है, तो बताइए इंथाल्पी चेंज क्या होगी? तो डेल्टा एच जो है ये किसके बराबर होती है? बेसिकली डेल्टा ई माइनस पी डेल्टा वी। अब जो पी डेल्टा वी है इसको मैं लिख सकता हूं एनआरटी। एन यहाँ पे कितना आएगा? 2 मोल। ये कैसे आया 2 मोल? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का डिफरेंस मैंने निकाला और -2 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स के कितने मोल है? 2 और रिएक्टेंट्स के कितने मोल हैं? 4, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा -2। तो ये -2 अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 2RT। तो मेरे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? बीटा। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो 14 नंबर क्वेश्चन है। अगर इंथाल्पी ऑफ एलिमेंट हम निकालें उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में तो वो क्या होगी? तो वो जीरो होगी, लेकिन किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। इंथाल्पी ऑफ एलिमेंट्स जो होती है ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे निकाली जाती हैं और उनकी वैल्यू हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू इनकी जीरो होगी एलिमेंट्स के लिए एट 298 केल्विन। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन इंक्लूड। हेसेस लॉ जो है इसमें क्या होता है? हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस अगर है, ए से बी मिल रहा है, बी से सी मिल रहा है और सी से डी मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट, और ए से डी, तो हेसेस लॉ ये कहता है कि इस साइक्लिक प्रोसेस में जो इंथाल्पी चेंज आएगी, इंथाल्पी चेंज ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू जीरो, और डिपेंड करेगी किसके ऊपर? इनिशियल और फाइनल जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? बीटा। हमेशा हेसेस लॉ जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है, दरमियान में जितनी मर्जी स्टेट्स आ जाए इनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपके पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है एक आइडियल गैस की 10 एटीएम से 1 एटीएम में 300 केल्विन पे, और इसमें आर जो है ये 2, जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हम लेते हैं? 2। ये इस क्वेश्चन में मिसिंग था, तो आर इज इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास कितना जो है वो वर्क डन होगा? तो अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में वर्क डन निकालें तो इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 2.303 nRT log ऑफ P2 P1 ओवर P2, यह फॉर्मूला आएगा। 2.303 कांस्टेंट टर्म आ गई। n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल जो है वो कितने उसने हमें बोले हैं आइडियल गैस के लिए? 1 मोल हम इसको जो है वो कंसीडर करेंगे, R की वैल्यू 2 लेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग 300 केल्विन जो हमें दिया गया है, और लॉग ऑफ P1 कितना है? 10 एटीएम से कितने पे जा रहे हैं? 1 एटीएम पे, P1 आ जाएगा 1। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 2.303 इंटू 2 इंटू 300 इंटू लॉग ऑफ 10 जो है ये 1 आ जाएगा, उसको मैंने सॉल्व कर दिया 1.0, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1381। तो मेरे पास राइट ऑप्शन कितना आएगा? 1381.8 कैलोरीज। चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एडायाबैटिक एक्सपेंशन अगर आइडियल गैस की हो तो इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एडायाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंथाल जो हीट चेंज है ये जीरो होती है, हीट चेंज इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि ये टर्म जीरो है तो डेल्टा ई किसके बराबर आ जाएगा? डब्ल्यू के। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ गया? बीटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर एक गैस है कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको रखा गया है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और उसको एक्सपेंड किया जाता है तो क्या होगा? देखिए अगर हम गैस को एक्सपेंड करते हैं तो उसकी एंट्रोपी में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि जब आप टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो नन ऑफ दीज इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली कांस्टेंट रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगर डिसऑर्डर जो है एक सिस्टम का बढ़ता है तो ये चेंज क्या कहलाती है, स्पॉन्टेनियस। डिसऑर्डर जब बढ़ता है तो इससे हमारे पास जो सिस्टम की इंट्रोपी है उसका उसमें इजाफा होता है, वो बढ़ जाती है। और जब जो है वो इंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो तो प्रोसेस हमारा क्या होता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ये हमारी रिलेशन दिया गया है तो ये रिलेशन कहाँ से मिला है हमें, ये गिब्स हेल्मल्स इक्वेशन है। तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ याद करने वाली ये बात थी कि गिब्स हेल्मल्स इक्वेशन क्या होती है। तो राइट ऑप्शन चार्ली। अगले क्वेश्चन पे चलें। गिब्स फ्री एनर्जी जो है, अगर हम उसकी डिपेंडेंस देखें प्रेशर के ऊपर आइसोथर्मल प्रोसेस में, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर की बेस पे गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज अल्फा डेल्टा जी टी इज इक्वल टू एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ पी टू ओवर पी वन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल की बात करें, यहाँ पे सेल से मुराद जो है ये वोल्टाइक सेल है। अगर हम उसके स्पॉन्टेनियस होने की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव और इंटरनल एनर्जी चेंज जो है ये पॉजिटिव होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव और इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आइडियल डायटोमिक गैसेज है तो उसके लिए CV की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए CV की वैल्यू 5/2/R। ये बात याद रखिएगा। अगर मोनोएटॉमिक गैसेज हो तो उसके लिए हम अगर CV की वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास होती है 3/2R। और अगर इसके लिए हम CP की वैल्यू निकालें तो ये होती है 5/2R। अगर यही चीज मैं डायटोमिक के लिए कर दूं तो उसके लिए अब CV की वैल्यू ये वाली बन जाएगी 5/2R और CP की वैल्यू 2 बढ़ जाएगी 7/2R। तो ये दो के डिफरेंस से ये वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएंगी। अगले के लिए CV की वैल्यू जो है वो 7/2 और CP की वैल्यू 9/2 हो जाएगी डायटोमिक के लिए, एंड सो ऑन। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा, 5/2R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। CP और CV में क्या रिलेशन है, तो देखिए CP इज इक्वल टू CV, बल्कि यहाँ पे ये रिलेशन बनेगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो देखिए CP बड़ा है, कितना बड़ा है CV से, R। अब R की वैल्यू क्या होगी, 8.314 किलो जूल, ये इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कैलोरीज में निकालना चाहूँ तो मैं इसको 4.18 पे डिवाइड कर दूंगा कैलोरी बनाने के लिए जूल को। तो मेरे पास राइट ऑप्शन कितना आ जाएगा, ये जूल में इसका होगा। तो राइट ऑप्शन ये जब कटेगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 कैलोरीज। तो यहाँ पे मेरे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ट्रायोटॉमिक गैसेस हो तो उसके लिए गैमा की वैल्यू क्या होगी। अब ये गैमा क्या होता है, CP ओवर CV इज इक्वल टू गैमा, ये फॉर्मूला है। अब ट्रायोटॉमिक गैसेस के लिए भी मैंने आपको बोला कि CP और CV की वैल्यू अगर हम निकालें तो CP की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे होगी 7/2R और इसकी वैल्यू होगी 5/2R। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी 1.3। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली। ये याद रखिएगा, ये मोनोटॉमिक के लिए 1.6 होती है, डायटोमिक के लिए 1.4 होती है, और ट्रायोटॉमिक गैसेस के लिए जो गैमा की वैल्यू है CP ओवर CV की वैल्यू है ये 1.3 होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले हम 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम वाटर को आइस में कन्वर्ट करें 4 डिग्री से 0 डिग्री पे तो एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की क्या होगी। तो देखिए वाटर जब 4 डिग्री पे होता है तो उसमें मैक्सिमम अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आ चुकी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम हो चुकी होती है और वो मैक्सिमम डेंसिटी अटेन कर चुका होता है 1 ग्राम पर cm3। जब आप इसको आइस में कन्वर्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हटेंगे और उसमें एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी। तो याद रखिएगा, जब भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हटते हैं, स्पेसेस आती हैं, खुलते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इसमें जो एंट्रोपी है सिस्टम की वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन आयनिक कंपाउंड की ये क्या होगी, तो ये हमेशा थोड़ी होगी किससे, लेटिस एनर्जी से। क्यों, क्योंकि लेटिस एनर्जी जो है किसी भी कंपाउंड की ये बराबर होती है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस जो इंथाल्पी चेंज आ रही है आइंस बनने के लिए। आइंस बनने के लिए जो इंथाल्पी चेंज आ रही है वो कितनी होती है, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, 2 एटोमाइजेशन के स्टेप्स होते हैं, एक एटोमाइजेशन एक आयोनाइजेशन कैटाइन बनने के लिए, एक एटोमाइजेशन और एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनाइन बनने के लिए। और ये वैल्यू जब ये चारों वैल्यूज हम ऐड करते हैं डेल्टा HF में
तो हमारे पास डेल्टा HL आती है। जैसे कि सोडियम के केस में इसकी वैल्यू 787 होती है, NaCl के केस में, और डेल्टा HF की वैल्यू 411 होती है, और डेल्टा HX की वैल्यू जो है ये हमारे पास 376 होती है। अब क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसलिए मैं इन सब के साथ साइन जो है वो क्या कर देता हूँ, माइनस के शो कर देता हूँ। तो लेटेस्ट एनर्जी हमेशा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ज़्यादा होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28th क्वेश्चन है, अगर एक्सोथर्मिक जो है इसको हम रैपिडली होने दें तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के केस में टेम्परेचर में चेंज आएगी, एनर्जी रिलीज होगी और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर हो तो ये कौन सा होता है। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बहुत ही आसान और बड़ा ही मशहूर क्वेश्चन है कि एवेपोरेशन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग ठंडी हो जाती है। आखिरी क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ सोडियम जो है अगर किलो जूल पर मोल में देखें तो एटोमाइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इसकी वैल्यू +108 किलो जूल पर मोल होती है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है वो हमारे इन आंसर्स के साथ मैच नहीं करता, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। तो नाज़रीन ये थे क्वेश्चंस थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि इल्म को फैलाने का ये सिलसिला जो है वो चलता रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।